हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि आप जानते हैं तो हम लोग उसमें से पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर और विद वेक्टर्स, जिसमें से हम लोग 3 क्लास में उसको क्लासीफाई किए थे। फर्स्ट था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए स्केलर, सेकेंड में वेक्टर्स विद वेक्टर्स एंड वेक्टर विद वेक्टर में 2 क्लास हम लोग किए हुए थे कि वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के द्वारा दूसरे वेक्टर के साथ और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। तो उसमें से हम लोग सब कुछ डिस्कस किए हुए थे। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ तो क्या मिलने वाला है। तो आपको मैंने रिजल्ट बताया था कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। स्केलर मीन्स यहाँ पर हम लोग का है कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और हम एक वेक्टर बी लिखना चाहते हैं और वेक्टर बी को लिखेंगे अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये हम लोग का कहलाएगा वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर वेयर अल्फा इज हियर, अल्फा इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी। अल्फा हम लोग का यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। ये हम लोग का हो जाएगा b इक्वल्स टू वेक्टर ए। अब b का जो डायरेक्शन है वो a के डायरेक्शन में होगा या a के डायरेक्शन में नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा कौन? आपका अल्फा। तो अल्फा को भी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अल्फा को भी हम लोग 2 क्लास में यहाँ पर क्लासीफाई मतलब कर देंगे कि अल्फा जो स्केलर हमारा है वो क्या हो सकता है जी। अल्फा लेस देन 1 हो सकता है ना, और अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है। लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये 2 केस हो सकता है अल्फा के साथ। अल्फा जो है आपका 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या अल्फा जो है आपका क्या हो सकता है 1 से ग्रेटर हो सकता है। और क्या हो सकता है अल्फा? अल्फा आपका और एक चीज़ हो सकता है यहाँ पर कि अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं कि अल्फा के विषय में अगर हम लोग बात करें, अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, अल्फा नेगेटिव हो सकता है। तो वही ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा कि अल्फा को हम लोग पहले देखें, क्योंकि अल्फा क्या है? नंबर है। तो कोई भी नंबर क्या हो सकता है? अल्फा क्या क्या हो सकता है? या तो अल्फा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या अल्फा आपका लेस देन 0 हो जाएगा। देखिए ग्रेटर देन 0 होगा और ये आपका लेस देन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 है अल्फा, मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, आपका डायरेक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब द डायरेक्शन ऑफ बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड इफ अल्फा इज नेगेटिव then direction of B is opposite to that of the direction of क्या A। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। वो वेक्टर ही रहेगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेंगे, और वो जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करेंगे वो डिपेंड किस पर करेंगे? तो अल्फा का, पहले तो अल्फा का वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि अल्फा का जो वैल्यू, अल्फा का जो साइन है, साइन अगर चेंज हो रहा है
तो डायरेक्शन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और रही बात अल्फ़ा का वैल्यू का, तो वो जो वैल्यू है अगर वो 1 से ग्रेटर है और 0 और 1 के बीच में है, तो अगर 1 से ग्रेटर है तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और 0 और 1 के बीच में है तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड वहाँ भी चेंज होगा, लेकिन 1 से अगर ग्रेटर है तो उस केस में आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, और 0 और 1 के बीच में अगर रहेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो आप यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि इसका अल्फ़ा जो स्केलर है, जो नंबर है, उसके साइन उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, और उसके जो मैग्नीट्यूड है, इस नंबर के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू दो तरीके से हो सकता है, या तो वो 1 से ग्रेटर होगा या 0 और 1 के बीच में होगा। तो 1 से अगर ग्रेटर है तो उसके मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे, और यदि 0 और 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल नंबर है 0 और 1 के बीच, तो उनके मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए करके हम यहाँ पर इसको शॉर्टकट में बता सकते हैं कि पहला हम दो केस लेते हैं। केस 1, इफ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा is also greater than 0 and alpha is also greater than 1। 0 से बड़ा है इसका मतलब इसका साइन से हमको मतलब है, और 1 से बड़ा है मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 से बड़ा। तो इस केस में क्या होगा कि b इक्वल्स टू अल्फ़ा a हो जाएगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ b direction of B is in the direction of A, and magnitude of B is increases अल्फ़ा टाइम्स। यहाँ पर ऐसा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये केस हमने लिया, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, तो सेम डायरेक्शन में, यानी बी और ए का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। द डायरेक्शन ऑफ बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय अल्फ़ा टाइम्स। अल्फ़ा टाइम्स से वो इंक्रीज कर जाएगा। केस 2, केस 2 में आप देखेंगे वही ले रहे हैं, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 हम ये ले रहे हैं, एंड अल्फ़ा इज लाइज बिटवीन, साइन जो है हम लोग का ऐसा है वो पॉजिटिव ही है, बट उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। इस केस में आपका क्या होगा, वही चीज़ लिखेंगे, b इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ a में b का जो द डायरेक्शन ऑफ b is in the direction of ए, सेम डायरेक्शन होगा, बी और ए का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा, सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज डिक्रीजेज अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसका अल्फा टाइम्स से वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड केस 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरली केस 3 में हम लोग लेंगे
अल्फ़ा इज लेस देन 0। अगर अल्फ़ा निगेटिव है तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन इनका जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1, मतलब डायरेक्शन ऑफ बी इज opposite to that of वेक्टर ए, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब एंटी पैरेलल, है ना। और जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि आपका इंक्रीज मतलब उतना टाइम्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो है वो अल्फ़ा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है या इसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ बोल सकते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है। यदि 1 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इंक्रीजेज अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। और यदि उनका मैग्नीट्यूड सबके हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज डिक्रीजेज अल्फा टाइम्स दैट ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर इसलिए आप ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर अगर लिखेंगे, ये लिख रहे हैं कि बी इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड दैट इज रिटन एज बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए। अब अल्फा का साइन डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा या बी या ए के अपोजिट होगा, और अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ए। तो ओवरऑल हम लोग का इसमें से इतना ही है। इसका एग्जांपल्स आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, जो एक्चुअली हम इसको क्यों पढ़े, इसका आखिर यूजेज हम लोग का कहाँ, जैसे कि आप क्लास 9th में भी बहुत सारी चीज़ इस टाइप का पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर बात करते थे मोमेंटम का, मोमेंटम पी वेक्टर एम इंटू भी, ये वही है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी क्या है आपका, बी वेलोसिटी है, पी क्या है आपका, पी मोमेंटम, और एम क्या है, मास। तो मास जो है यही आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो वही आप देख रहे हैं कि P जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी। अब मास एक स्केलर m इंटू वी, वही अल्फा की जगह पर m आ गया, m इंटू वी। तो अब यहाँ पर देखिए m जो मास है, मास कैन नेवर बी निगेटिव, किसी पार्टिकल्स का मास निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये हम लोग श्योर हो चुके हैं कि m का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, तो m का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब है कि m ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब p का जो डायरेक्शन होगा हमेशा, यानी मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा और चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। अब रही बात कि p का जो मैग्नीट्यूड है वो v के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स होगा। अब वो m टाइम्स होगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि m का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस। एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, फोर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, F इक्वल्स टू m इंटू ए, ये भी वही है, वेक्टर का ही है क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर।
फोर्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर या और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन m टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पर वही है कि फोर्स m मास है, तो मास के विषय में आप जान चुके हैं कि मास का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है हमेशा ए के डायरेक्शन, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में ही होगा। और अब रही बात कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है तो वो एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स होगा। अब m का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो फोर्स और एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। 1 से लेस होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड उतने m टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड। और यदि फोर्स का m का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है m टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग इसलिए करके हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ऐसे बहुत सारे आपके रिलेशंस हैं जो कि स्केलर प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर है। तो एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर डिफाइन किया गया है। तो उनके विषय में हम लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। हम इसमें इतना ही है, इसमें इसका एप्लीकेशन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर। एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ या दूसरे वेक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें आपको बताया था कि जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर दो टाइप के टेक्निक डेवलप किए गए। एक डॉट ऑपरेटर है और एक क्रॉस ऑपरेटर। दो ऑपरेटर है, दो तरीके से अलग अलग। एक्चुअली आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हूँ कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर्स है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ ए टेक्निक और इट डिफाइन द सम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्री। सो सिर्फ एक वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ आप देखिए, अगर तो इसका दो तरीका है वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का। हमारे पास दो टेक्निक है, दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर है डॉट ऑपरेटर है और एक क्रॉस ऑपरेटर, मतलब दो तरीके से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये है डॉट ऑपरेटर और दूसरा है हम लोग के पास क्रॉस ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर हैं और इन दो तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग, अगर हम इस डॉट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डॉट, और ये है आपका क्रॉस CROSS। अगर डॉट के द्वारा आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, जब ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो आपको कोई मतलब ही नहीं रहा, वो वेक्टर बचा नहीं, तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलेंगे और कुछ कहीं नहीं मिलने वाला है, वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा यदि आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर को, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि डॉट ऑपरेटर के द्वारा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस ऑपरेटर। पहले इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर हम डॉट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, आई विल गॉट ए स्केलर क्वांटिटी। और वो हमारे लिए बहुत फिर ईजी हो जाए, उसका तो स्केलर है और स्केलर के लिए तो हम क्लास 1 से ही मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास फिर क्या है कि अगर हम क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केसेस में आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस केस में आपको फिर एक वेक्टर मिलता है, तो फिर उसको आपको वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा ही डील करना होगा। तो हम लोग ये बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट, अब हम लोग करेंगे।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर लेंगे और डॉट ऑपरेटर के द्वारा हम लोग उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं वेक्टर ए है एंड डॉट वेक्टर बी। अगर कहीं पर भी हम वेक्टर यूज कर रहे हैं तो ये बात आपको प्री डिफाइंड है या पहले से आपको समझ लेना है कि वो नॉन जीरो वेक्टर हम लोग डील कर रहे हैं। नॉन जीरो वेक्टर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाय अगर बताए तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये समझना है कि वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। मतलब उनके मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है और ना ही उसके तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, उनके पास एक डायरेक्शन है, तो मतलब वेक्टर ही है नॉन जीरो। जीरो वेक्टर को हम लोग तो यहाँ पर लिख रहे हैं ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर ए और बी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ये इसका बेसिक फार्मूला है जी डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा वेयर ए बी एंड थीटा। ए क्या है, magnitude of vector A and this is magnitude of vector B and theta is angle between two vectors, two vector A and B। ये आपको यहाँ बात ये हम लोग का बेसिक फार्मूला है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज़ मिल रहा है, तो आपको क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी मिला। तो हम लोग इसको आगे यहाँ से बात करेंगे वेक्टर ए। तो यहाँ से अगर हम लोग एंगल निकालना चाहेंगे, अगर दो वेक्टर्स का एंगल, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी। ये एक नया फार्मूला आपके लिए है। ये फार्मूला आपको यूज कहाँ करना है, ये वहाँ यूज करना है जहाँ पर कि आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। अगर वेक्टर्स गिवन है ना, उनके डॉट प्रोडक्ट भी आपको मालूम है और उनके मैग्नीट्यूड भी मालूम है, तो आप इस फार्मूले के हेल्प से आप उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसमें कितने क्वांटिटी इन्वॉल्व है जी, इसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व है 1, 2 और 1, 3, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। और इधर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो है डॉट। तो एक तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, एक ये हो गया, 2, 3, 1, 4, 4 क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी इज ए सिंगल क्वांटिटी। तो 4 चीज़ इन्वॉल्व है। 4 में से कोई भी 3 अगर आपको नॉन है तो फोर्थ वन यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फार्मूला। ठीक है, तो ए डॉट बी अगर मालूम है, ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, तो यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सपोज दैट आपको ए डॉट बी मालूम है, थीटा मालूम है एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज आल्सो नॉन, यू कैन आल्सो फाइंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। इन दिस वे तो आप यहाँ से इस तरीके से आप, तो ये फार्मूला आपके सामने यहाँ से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो ए डॉट बी है वो एक्चुअली है क्या। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब डॉट ऑपरेटर और क्रॉस ऑपरेटर से जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है, इट आल्सो इट विल रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल, इट हैव ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो जब डॉट के द्वारा आप तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। कैसे होता है वो हम लोग आगे देखते हैं, देखेंगे अभी, बट पहले आप जानिए कि डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसके पहले मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हो रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया वेक्टर इज द अनदर टेक्निक टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट। इसका मतलब है कि हम ज्योमेट्री ही स्टडी कर रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से, अलजेब्रा के मेथड को हटा करके
हम दूसरे टेक्निक से ज्योमेट्री के ही चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। जैसे पॉइंट स्टडी करते थे तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ वेक्टर को रिप्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट के लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। इन द सेम वे हम एरिया को, चूँकि अब जब लेंथ आ गया तो लेंथ के बाद हम लोग एरिया ही देखेंगे। एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आप देखेंगे। फिर उसी टाइप से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से स्टडी करेंगे तो वो वॉल्यूम को इस टाइप से, मतलब हम ज्योमेट्री का जो न्यूमेरिकल है वो हम मतलब ये क्या बोलते हैं वेक्टर के मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने उसे कोरिलेट कर दिया है और उसी कोरिलेशन को आगे बढ़ा, क्योंकि वेक्टर टेक्निक से चीज़ों को सॉल्व करना, समझना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू कि हम उसे ज्योमेट्री के मेथड, न्यूमेरिकल को ज्योमेट्री के मेथड से बनाएं तो वो थोड़ा टफ होता है। सो दैट्स वाई एक अनदर टेक्निक यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ केस डिस्कस करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर A और B के मैग्नीट्यूड को फिक्स रखेंगे, थीटा को वेरी करके देखेंगे कि हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और क्या। तो हमने यहाँ पर, तो आप जानते हैं थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दो वेक्टर्स पैरेलल हो चुके हैं, है ना, और दो वेक्टर्स पैरेलल हो चुके हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 इज 1, cos 0 डिग्री इज 1। सो इस केस में आपका A डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा, दैट विल द मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में ये आपका मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हो गया केस 2। थीटा का वैल्यू अगर आप लेते हैं 90 डिग्री तो आप अच्छे से जानते हैं कि cos 90 इज व्हाट, 0, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से एक टेक्निक आपके पास डेवलप हो रहा है ना। एंड लास्ट वन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं A डॉट, तो यहाँ पर केस 3 ले रहे हैं हम लोग। केस 3 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 180 डिग्री। आप पहले से जानते हैं कि थीटा 0 हो सकता है, 90 हो सकता है और 1, मतलब थीटा का जो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 और 180 के बीच में ही कुछ न कुछ हो सकता है। मैक्सिमम 180, मिनिमम 0। तो थीटा का वैल्यू लिए 180, तो cos 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है आपका -1। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू AB cos 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू -AB, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना आ रहा है, -AB आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि तो अब cos A डॉट B का जो मॉड है, मॉड क्या है, तो मॉड ही ऑलरेडी, इसका मॉड लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है। मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड क्या लेना है, तो इट विल लाइज बिटवीन, मिनिमम इसकी वैल्यू होगी -AB और मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी AB। ये इसका यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है ना। और जो थर्ड केस आप जो देखे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 आया, ऐसा तब आया जब आपका वेक्टर A परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो ये रिजल्ट हम लोग बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज करते हैं। अगर कहीं पर भी हमको प्रूव करना होता है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हम सिमिलरली हम बहुत इजी वे से डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाने का कोशिश करते हैं। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 इट मीन्स A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तुरंत हम लोग यहाँ से दिखाना चाहते हैं, है ना। और यहाँ से बहुत सारी और बातें यहाँ से निकल के आ रही है बाहर, जैसे कि सपोज कीजिए कि दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इट विल बी निगेटिव। अगर निगेटिव आता है तो एंगल बिटवीन दैम इज ऑब्टयूज। एग्जैक्टली भी हम बता सकते हैं, बट हम यहाँ से ये तो धड़ल्ले से कर सकते हैं
कि if dot product of two vector is negative, it shows that the angle between vector A and B are obtuse, and if dot product is positive, it shows that the angle between them is acute angle. और 90 है तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी एग्जैक्ट क्या एंगल होगा उसके लिए हम लोग इसमें तो पूरा 100% एग्जैक्ट है, और इसमें हम लोग गेस करके निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ से हुआ कि हम लोग इस टाइप से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका कुछ यूजेज, क्यों डॉट प्रोडक्ट हम लोग एक्चुअली पढ़े, क्यों, क्या जरूरत है। जैसे आप लोगों ने वर्क पढ़ा होगा, वर्क क्या इसका फॉर्मूला था, फोर्स जो हम लोग डॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, ये यानी कि W इक्वल टू होता था F डॉट D। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट का आपको एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये वही डॉट प्रोडक्ट है जो कि हम क्लास 9th में करके आए हैं। तो यहाँ पर कितना है, F D cos थीटा, इसको ब्रेक करेंगे, और वहाँ पर करते भी थे लेकिन वहाँ समझते नहीं थे, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो वेक्टर के डॉट में डिफाइन किया गया है। उसी टाइप से दो वेक्टर के क्रॉस में डिफाइन, इस तरह के इन लोगों को हम लोग को पढ़ना होता है, तभी ना हम आगे उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्कस करेंगे। कब मान लिया हमको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। आप देखिए वर्क निकालना है, हमको डॉट प्रोडक्ट डील करना पड़ेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट के विषय में हमको नहीं नॉलेज है तो फिर है कि हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हम लोग को इसकी आगे बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। सो आप उसको ध्यान से केयरफुल्ली स्टडी कीजिए ताकि हम लोग का काम अच्छे से हो पाए। इसका और एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज कीजिए कि हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो आप इसको तोड़ेंगे। अभी आपको जैसे बताया, क्या लिखेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, और सेम वेक्टर अगर हो तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो ए इंटू ए एंड दैट विल बी ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपका स्क्वायर के टर्म में है कोई भी चीज़, से ए स्क्वायर लिखना है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ए डॉट ए। आपको अगर कहीं पर बी स्क्वायर को डील करना है तो आप यू कैन राइट बी डॉट बी। तो इस टाइप से हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है आगे जाकर। अभी तो हम सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट फॉर्म इसका देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में आपको बताया गया था कि वेक्टर ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, है ना। अगर दो ही उसी टाइप से वेक्टर बी दिया हुआ है तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो बेसिकली तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एकदम फंडामेंटल से कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है ना। तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, इसको उसी टाइप से करेंगे जैसे क्लास 8 में इसे हम देखिए इसको निकाला, ए एक्स आई डॉट ऑपरेटर दिए और ये ब्रैकेट को पूरा लिखे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट है ए वाई जे डॉट ऑपरेटर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए। फिर उसके बाद यहाँ से अब सिंपली हम लोग करेंगे क्या, ए एक्स को रखेंगे ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, या फिर इसको एक ही बार में आप ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई प्लस फिर ए एक्स इंटू बी वाई ए एक्स इंटू बी वाई
आई डॉट जे, सिमिलरली ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप ए डॉट बी इक्वल टू लिख सकते हैं। तो हम लोग का, अब इसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आई डॉट आई क्या होगा। तो आपको बताया गया है पहले ही कि अगर जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि चैनल पर अवेलेबल है, कि आई डॉट आई इज ए यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट आई लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर प्रोसेस लिखेंगे, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हमने बताया कि सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, मतलब सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे आई डॉट आई इज 1, सिमिलरली जे डॉट जे इज 1 एंड सिमिलरली के डॉट के इज 1। अभी के विषय में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप जानिए कि ये वैल्यू 1 होता है। तब यहाँ से देखिए जी, ये वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1 ए एक्स इंटू बी एक्स। अच्छा, दूसरा बात ये भी आप देख लीजिए, अगर डिफरेंट टाइप करेगा आई डॉट जे, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इस जगह ही देख लेते हैं, है ना। ये आई है और ये जे है, दोनों के बीच एंगल कितना है जी 90 डिग्री। तो आई डॉट जे अगर हो तो उसके बीच का एंगल 90, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे आई मॉड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 0, सो 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या देखें, डिफरेंट टाइप का अगर यूनिट वेक्टर थे आई जे के में, वो 0 आएगा। तो आई डॉट जे डॉट के भी 0 आ जाएगा, है ना, के डॉट आई भी 0 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे का अगर डिफरेंट हो तो आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ अगर डॉट लेते हैं तो इट विल बी 0, और सेम टाइप का यदि है तो वो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। सो सिमिलरली हम रिजल्ट को अब देखेंगे कि ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस, फिर ये आपका देखिए डिफरेंट है तो ये आपका 0 हो रहा है, ये भी डिफरेंट है, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये फिर सेम है तो ये आपका हो जाएगा 1 ए वाई बी वाई। तो कंपोनेंट के फॉर्म में जब आपको मैंने बताया तो देखिए यहाँ से समझ सकते हैं कि जो सेम था उसका प्रोडक्ट हम लोग के पास बचा। आई को आई के साथ डॉट लिए तो इसका कोफिशिएंट था एक्स बी एक्स बचा आपका। फिर डिफरेंट वाला हम लोग का 0 हो गया, डिफरेंट वाला 0 हो गया, फिर सेम वाला ए वाई जे बी वाई जे वो हम लोग का यहाँ पर आया, तो रिजल्ट हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बहुत शॉर्ट में इसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार बताने का मतलब ये था कि आप एक बार वेरीफाई कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे आप यहाँ लिखे ए डॉट बी आपको कैलकुलेट करना, और कंपोनेंट के फॉर्म में बहुत आसान है। आई का जो कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर जे का जो कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए, एंड दैट विल बी योर आंसर। और कहीं कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर आ चुका है। ये स्केलर क्वांटिटी है, बाकी आगे इसका कुछ निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्केलर है ही, ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट जो है हम लोग यहाँ से, अब इसके कुछ लॉज है, उस लॉज को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से क्या मिलता है। दो वेक्टर को जब आप डॉट ऑपरेटर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी। आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, मतलब आपको एक प्योर नंबर मिलता है जिसके साथ एक यूनिट भी एसोसिएटेड रहता है। सपोज कीजिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आइडेंटिकल ही मिलेगा, मतलब ये कम्युनिकेटिव लॉ को ओबे कर रहा है।
इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना। ए डॉट बी कैलकुलेट कीजिए, बी डॉट ए, बोथ आर इक्वल बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी है, तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। मतलब पहले आप सम करके उसका डॉट लीजिए या डॉट करके सम लीजिए, उस केस में भी आपको यहाँ पर सेम ही चीज़ आपको मिल रहा है। उसके बाद तो बाकी आपको डिस्कस कर ही चुके हैं, अगर सेम टाइप का वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए मतलब उसका स्क्वायर आ जाएगा, एंड अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर्स हैं तो उनका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।